गांव के आखिरी किनारे पर एक बहुत बड़ी और मशहूर हवेली थी। इस हवेली की पहचान सिर्फ इसकी ऊंची दीवारें या बड़े दरवाजे नहीं थे, बल्कि इसमें मौजूद 150 गायें और भैंसें थीं। दूर दूर के लोग इस हवेली को 150 गायें भैंसों वाली हवेली के नाम से जानते थे। सुबह का वक्त होता तो पूरे गांव में सबसे पहले उसी हवेली से घंटियों की आवाजें, जानवरों की आवाजें और दूध दोहने की हलचल सुनाई देती थी। हवेली के मालिक चौधरी करीम बख्श थे। वो बहुत मेहनती मगर कदरे सख्त मिजाज इंसान थे। उनकी मूछें लंबी और आवाज भारी थी। गांव के लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। इनकी बीवी जुबैदा बेगम हवेली की असल मालिकन समझी जाती थीं। वो घर के सारे कामों और नौकरों पर नजर रखती थीं। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम इमरान था। इमरान पढ़ा लिखा और नरम दिल लड़का था। वो अपने बाप की तरह सख्त मिजाज नहीं था, बल्कि सबसे मोहब्बत से बात करता था। चौधरी करीम बख्श चाहते थे कि इमरान भी इन्हीं की तरह मवेशियों के कारोबार को संभाले, लेकिन इमरान का दिल नरम था। वो जानवरों की खिदमत तो करता था मगर लोगों से सख्ती नहीं कर पाता था। कुछ अरसा पहले इमरान की शादी शहर की एक सादा मगर समझदार लड़की आयशा से हुई थी। आयशा ने शहर में परवरिश पाई थी। इसने कभी इतने ज्यादा जानवर नहीं देखे थे, ना ही उसने देहात की जिंदगी को इतना करीब से देखा था। जब इसकी रुखसती हुई और वो पहली बार इस हवेली में आई तो इसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। हवेली के बाहर बहुत बड़ा आंगन था जहां लंबी कतारों में गायें और भैंसें बंधी हुई थीं। कुछ को चारा दिया जा रहा था, कुछ को नहलाया जा रहा था और कुछ को दूध के लिए तैयार किया जा रहा था। नौकर इधर इधर भाग रहे थे। किसी के हाथ में घास थी, किसी के हाथ में बाल्टी। आयशा ने आहिस्ता से इमरान से पूछा, ये सब वाकई आपके ही जानवर हैं? इमरान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये सब हमारे हैं। अब्बू कहते हैं कि यही हमारी असल दौलत है। आयशा ने हैरत से कहा, मैंने तो इतने जानवर कभी एक साथ नहीं देखे। उसी वक्त जुबैदा बेगम वहां आ गईं। इन्होंने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटी अब तुम शहर में नहीं हो। यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हमारी हवेली में बहुत काम होता है। आयशा ने अदब से सर हिलाया। जी अम्मी जान। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हवेली में हलचल शुरू हो गई। गायें रनभा रही थीं, भैंसें आवाजें निकाल रही थीं और नौकर बाल्टियां लेकर आ जा रहे थे। आयशा की आंख खली तो उसे लगा जैसे किसी मेले में आ गई हो। वो जल्दी से उठी और सहन में आई। वहां उसने देखा कि जुबैदा बेगम पहले ही खड़ी नौकरों को हिदायत दे रही थीं। अरे सलीम, इस भैंस को अच्छी तरह नहलाओ, और तुम रशीद, चारा सही से डालो। आयशा ये सब देखकर हैरान रह गई। इतने में जुबैदा बेगम ने उसे देख लिया। अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। आओ, आज तुम्हें हमारी हवेली का असल निज़ाम दिखाते हैं। आयशा उनके साथ चल पड़ी। इन्होंने एक लंबा सा बाड़ा दिखाया जहां दर्जनों गायें खड़ी थीं। ये दूध वाली गायें हैं। उनसे रोजाना इतना दूध निकलता है कि पूरे गांव में बांटा जाता है। फिर वो दूसरे हिस्से में गईं जहां भैंसें थीं। और ये भैंसें हैं, उनका दूध शहर भी जाता है। आयशा के लिए ये सब नया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ससुराल इतना बड़ा और मसरूफ होगा। उसी दौरान एक भैंस ने अचानक जोर से आवाज निकाली और अपनी रस्सी खींचने लगी। नौकर घबरा गए। अरे उसे संभालो, जुबैदा बेगम ने ऊंची आवाज में कहा। आयशा थोड़ी डर गई और पीछे हट गई। इमरान फौरन आगे आया और इस भैंस को आराम से थपथपाने लगा। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। चंद लम्हों में भैंस पुरसुकून हो गई। आयशा ने हैरत से कहा, आपको तो उन सब की आदत है। इमरान हंसकर बोला, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और आयशा को इस हवेली की जिंदगी समझ आने लगी। मगर एक चीज उसे हमेशा हैरान करती थी। इतने ज्यादा जानवरों के बावजूद जुबैदा बेगम हर एक पर नजर रखती थीं। इन्हें मालूम होता था कि कौन सी गाय कब बीमार हुई थी, किस भैंस ने कितना दूध दिया। एक दिन आयशा ने पूछ ही लिया,
अम्मी जान, आपको इतना सब कैसे याद रहता है? जुबैदा बेगम मुस्कुरा कर बोली, बेटी, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। अगर हम उनका ख्याल ना रखें तो ये भी हमें कुछ नहीं देंगी। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई इस घर की असल ताकत यही मेहनत है। लेकिन हवेली में सब कुछ हमेशा आसान नहीं था। कभी कोई जानवर बीमार हो जाता, कभी दूध कम हो जाता, कभी नौकर काम छोड़कर चला जाता। ऐसे वक्त में जुबैदा बेगम और चौधरी करीम बख्श दोनों सख्त हो जाते थे। एक शाम का वाकया था। एक नौकर ने गलती से एक कीमती भैंस को खिला छोड़ दिया। वो भैंस दौड़ती हुई खेतों की तरफ निकल गई। चौधरी करीम बख्श को जब पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गए। तुम लोगों को एक काम भी ठीक से नहीं आता। नौकर कांपने लगे। उसी वक्त आयशा ने आहिस्ता से इमरान से कहा, गुस्सा करने से मसला तो हल नहीं होगा। पहले भैंस को ढूंढना चाहिए। इमरान ने फौरन चंद नौकरों को साथ लिया और खेतों की तरफ निकल गया। काफी देर बाद जब वो वापस आए तो भैंस भी साथ थी। सबने सिक का सांस लिया। चौधरी करीम बख्श ने इमरान को देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा किया तुमने। आयशा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस हवेली में सख्ती के साथ साथ मोहब्बत भी है। मगर अभी आयशा को इस हवेली के असल राज और असल इम्तिहान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसे ये भी नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो इस हवेली के सब लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, और उसी के साथ आयशा की असल आजमाइश भी शुरू होने वाली थी। आयशा को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि इस हवेली की ज़िंदगी सिर्फ गायें और भैंसें संभालने तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान भी लेकर आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में घुल मिल रही थी। सुबह जल्दी उठना, सहन में जानवरों को देखना, नौकरों को चाय देना और जुबैदा बेगम के साथ घर के कामों में हाथ बटाना अब इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक सुबह अचानक हवेली में अजीब सी बेचैनी फैल गई। एक कीमती गाय, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, बीमार हो गई थी। वो ना चारा खा रही थी और ना ही खड़ी हो पा रही थी। नौकर परेशान थे और जुबैदा बेगम के चेहरे पर भी फिक्र साफ नजर आ रही थी। चौधरी करीम बख्श ने गुस्से में कहा, अगर इस गाय को कुछ हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये हमारी सबसे अच्छी गाय है। इमरान फौरन गांव के डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर आया, उसने गाय को देखा और दवा दे दी, मगर उसने कहा कि रात तक ख्याल रखना पड़ेगा। रात होने लगी तो सब लोग थक कर अपने कमरों में चले गए, मगर आयशा को इस गाय की फिक्र हो रही थी। वो चुपके से बारे में गई। गाय कमजोर सी लेटी हुई थी। आयशा ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ फेरा और पानी की बाल्टी इसके पास रखी। फिर इसने चारा नरम करके उसके सामने रखा। वो काफी देर तक वहीं बैठी रही। रात काफी गुजर गई थी मगर आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। कभी वो गाय को पानी देती, कभी इसके सर पर हाथ फेरती। सुबह जब जुबैदा बेगम बारे में आए तो इन्होंने देखा कि आयशा वहीं बैठी हुई है और गाय आहिस्ता आहिस्ता चारा खा रही है। जुबैदा बेगम हैरान रह गईं। अरे बेटी, तुम यहाँ कब से बैठी हो? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। बस अम्मी जान, रात से। मुझे लगा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसी वक्त गाय ने आहिस्ता से आवाज निकाली और खड़ी होने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद वो वाकई खड़ी हो गई। ये देखकर सब खुश हो गए। इमरान भी खुशी से बोल उठा, अम्मी, देखें, ये तो ठीक हो रही है। चौधरी करीम बख्श भी वहां आ गए। इन्होंने ये मंजर देखा तो कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर इन्होंने आयशा की तरफ देखा। बेटी, तुमने रात भर इसका ख्याल रखा? आयशा ने आहिस्ता से कहा। जी अब्बू जी, मुझे लगा जैसे ये भी घर का हिस्सा है। चौधरी करीम बख्श के चेहरे पर पहली बार नरम मुस्कुराहट आई। आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस हवेली की सच्ची बहू हो। इस दिन के बाद हवेली में आयशा की बहुत इज्जत होने लगी। नौकर भी इसकी बात मानने लगे क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि वो वाकई दिल से इस घर और जानवरों की फिक्र करती है। कुछ ही महीनों में आयशा ने बहुत सी नई बातें सीख लें।
वो जानवरों को पहचानने लगी, दूध के कामों में मदद देने लगी और हवेली के इंतजाम में भी हाथ बटाने लगी। जुबैदा बेगम अक्सर मुस्कुरा कर कहती, पहले मुझे लगता था शहर की लड़की यहाँ के काम कैसे करेगी, मगर तुमने तो सबको गलत साबित कर दिया। इमरान को भी अपनी बीवी पर बहुत फख्र था। वो अक्सर कहता, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना आयशा सब सीख जाएगी। वक्त गुजरता गया और 150 गायें भैंसों वाली हवेली पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। अब लोग सिर्फ मवेशियों की वजह से नहीं बल्कि उस हवेली के प्यार और मेहनत की कहानी सुनने भी आते थे। आयशा अक्सर शाम को सहन में खड़ी होकर गायें और भैंसों को देखती और मुस्कुरा देती। इसे याद आता कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो कितनी हैरान और डरी हुई थी, मगर अब यही हवेली इसका अपना घर बन चुकी थी। इसने सीख लिया था कि बड़ा घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि मोहब्बत, मेहनत और सब्र से बनता है। और उसी मोहब्बत और मेहनत की वजह से वो हवेली, जिसे लोग 150 गायें भैंसों वाली हवेली कहते थे, हमेशा आबाद और खुशहाल रही। यही इस कहानी का असल सबक था कि जहाँ दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है।